गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो ये कहना इसका ये मीटिंग का पासवर्ड चेंज करो। मैंने कल भी बोला था। होस्ट कौन है? अर्नब तुम्हारे पास इसमें कहाँ से आता है ऑप्शन ये पासवर्ड चेंज करने का? पता है किसी को? परमानेंट होस्ट है, वहीं से हो पाएगा शायद ये। चलिए कोई नहीं। हाँ जी, तो पहले तो ये बताइए कि कल क्या क्या किया आप लोगों ने केमिस्ट्री में? वो किया थोड़े बहुत सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस? यस सर। यस सर। हाँ, लेवल 1 कर लिए कंप्लीट या अभी थोड़े से बच रहे हैं उसमें से? लास्ट के बचे हैं थोड़े से बस। ठीक है, लेवल 1 वाले और लेवल 2 वाले वो आज निपटा देना पूरे, है ना? ओके। और उसके अलावा मूल कॉन्सेप्ट कर लिया, रेडॉक्स वगैरह सब कल डिस्कस करेंगे उसको। कल सॉलिड स्टेट की तो नहीं? इस सॉलिड स्टेट का तो आप मना कर रहे थे ना कल का, तो आप लोगों ने मूल कॉन्सेप्ट का बोला था। वो ये बताओ पहले तो, वो टाइम टेबल चेंज हुआ है नहीं हुआ जो आप लोग बोल रहे थे सर? अभी हमारा केमिकल इक्विपमेंट वगैरह आ रहा है। पता नहीं सर, अभी नहीं डाला। आया नहीं, वापस नहीं आया। तो बैच कोऑर्डिनेटर से बात करो एक बार, पूछो कब आएगा फिर, कब से है वो पेपर? कब से है पेपर, मतलब कब है उसकी डेट जो केमिकल इक्विपमेंट वाला लिखा हुआ था? सर पहले 7th को था सर पहले तो 7 तारीख को ही था, और फिर 14 और 15 को केमिकल और आयनिक का। यस सर। 7 को किसका था? थर्मो डायनामिक। अच्छा, थर्मो का 7 को था और केमिकल आयनिक का 14 को था। 14 15 दोनों। अच्छा, तो फिर ये आप लोगों ने मतलब एक बार बात पहुंचा दी थी तो मतलब वो वाला रिवर्ट कर लिया है, ऐसा हुआ है? सर हमने कुछ कहा नहीं था मैम, हमने अपने आप ही कर दिया। उन्होंने खुद ही 10-15 मिनट्स में। नहीं तो फिर आप लोग बोलो, क्या पता वो दोबारा फिर से वही आ जाए। जब तक वहां बात पहुंची नहीं है तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर मैम ने बोल दिया कि अभी के लिए उसको इग्नोर करो, आप फेस टेस्ट पे फोकस करो। और फेस टेस्ट कब है? 8। मतलब सर 8 से पहले तो नहीं होएगा कोई पेपर। ठीक है, उसमें क्या आ रहा है फेस टेस्ट में? पूरी ऑर्गेनिक 12th की आ रही है। ऑर्गेनिक पूरी आ रही है, सही है। तब तक आपका एक रिवीजन हो भी चुका होगा, ये भी सही सर है। उसमें ना एल्डिहाइड कीटोन ने लिखा, तो वो हमें खुद ही मानना है ना कि वो आ ही रहा होगा। हाँ, वो पूरी मान लो ऑर्गेनिक के और पूरी जब है तो वो पूरी साथ में लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कार्बोनिल कंपाउंड करके लिख दिया होगा शायद तक। नहीं लिखा था सर। लिखा ही नहीं है? नो सर। चलो कोई नहीं, उसमें मतलब बल्कि ये जो लास्ट वाले चैप्टर है ना उनमें थोड़ा ज्यादा आएगा वैसे। ये लास्ट वाला आपका नाइट्रोजन वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव वाला है, इनका तो पेपर नहीं हुआ ना उतना। अमोनिया वाला कहाँ हुआ है अभी तक? नाइट्रोजन वाला सर तो उसके उसी का नहीं क्वेश्चन हुआ, बाकी सबका तो हो गया है। हाँ, तो उसके क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा रहेंगे उसमें। बाकी आप पूरा जो रिवाइज करते हो वो करते हो। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज। तो आज क्या क्या किया जाए? आज हम लोग अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज ये है कि मेरे पास में कई लोगों का मैसेज आ रहा है, कल भी एक दो लोगों से बात हुई है और मैसेज भी मेरे पास आया है कि मतलब पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है सर, जितना कंटेंट आप दे रहे हो उस हिसाब से, मतलब क्लासेस जो हो रही है हमारी, तो वो इतना ज्यादा मतलब लोड लग रहा है क्या? मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि आपकी फिजिक्स की और मैथ्स की आजकल क्लासेस बंद हो गई होंगी। सर नहीं बस सर, केवल सच में प्रॉब्लम हो रही है 9 to सर। 2 पूरा क्लास लगता है, उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए भी मतलब उतना नहीं हो सर अब पाता, तो बहुत एफिशिएंट नहीं हो पाता बिल्कुल भी, ऐसे यस सर, ऊपर से हो रहा है। ये कुछ काम नहीं हो रहा सर। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी डिमांड आ रही है अब एक्स्ट्रा। बात सुनो। मुझे जो याद है लास्ट टाइम पे कुछ ऐसी बातें हुई थी
कि भाई आप लोगों का फिजिक्स का और मैथ्स का सिलेबस 30 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर एंड में खत्म होने का था, जबकि मैंने कहा था कि नहीं मुझे 15 दिन ज्यादा लगेंगे, जो मैंने शुरू से बोला हुआ था। यस तो मैं तो expect कर रहा था कि भाई आपकी 1 तारीख से वो सब क्लासेस तो बंद हो गई होंगी। सर तो नहीं, नहीं सर, अभी रेगुलर चल रही सर है। अभी कुछ regular नहीं नहीं खत्म चल हुआ रहा सर, पूरा 9 से 2 पैक्ड रहता है। रिवीजन होगी ना, बंद नहीं होंगी क्लासेस तो। नहीं तो उसमें मतलब और 2 सब्जेक्ट की क्लासेस कम और केमिस्ट्री ज्यादा, वैसा वाला चल रहा है। सर यस सर, एक में केमिस्ट्री ज्यादा है थोड़ी, मतलब पर बाकी मैथ्स और फिजिक्स की क्लासेस हर रोज लग रही हैं, मतलब 5 घंटे हर रोज क्लासेस लगती हैं। ये अभी नया सिलेबस ही करवा रहे हैं। हाँ यस सर, अभी खत्म तो वैसे मैथ्स में तो मैथ में भी चल रहा है, फिजिक्स में आज हमने रिवीजन करी है बस एक चैप्टर की। नहीं तो ये बताओ कि कितना टाइम का और है उसमें, मतलब सर फिजिक्स वैसे तो का तो सर वास्तव में सर मैं फिजिक्स मैं तक आपको तो सर बोल रहे हैं। मैं भी समझता हूँ कि मतलब जिस हिसाब से मैंने अभी आपको केमिस्ट्री में काम दिया हुआ है, केवल मैं तो केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली फिजिक्स में मैथ्स में भी आपको कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा सकता है। तो केमिस्ट्री का जो काम है वो थोड़ा ज्यादा है, और वो मैंने यही एक्सपेक्ट करके दिया था कि शायद आपकी केवल केमिस्ट्री की क्लास चलती होंगी और फिजिक्स और मैथ्स में तो शायद नहीं चलती होंगी, तो उस हिसाब से मैंने आपको काम दिया हुआ था। तो अब आप कह रहे हो कि वो है, तो ये बताओ कि ये कब तक चलने का है, मतलब वो जो है फिजिक्स वाली जो क्लास है और मैथ्स वाली जो सर क्लास फिजिक्स सर का तो मैथ्स मेरे का ख्याल इस से हफ्ते हो हो गया। जाएगा खत्म, सर सिलेबस पूरा। फिजिक्स आप लोगों से कल परसों पूछा था, आप लोग कह रहे थे सेमीकंडक्टर हुआ ही नहीं, सेमीकंडक्टर तो पूरा चैप्टर बचा है आपका, जो सर कम से वो कम ना मेन से पहले सर कह रहे थे कि मेन से पहले करवा दूंगा, वो वाला चैप्टर। मतलब वो 2-3 टॉपिक हैं फिजिक्स में जो कि मेन से पहले वाले हैं, उसमें याद करने वाली चीजें हैं सर ज्यादा। पहले ऐसे ही डिस्कस हुआ था कि मेंस वाले टॉपिक मेंस के पहले ही करवा देंगे तभी। वो तो जो आपके पास में कुछ सेमीकंडक्टर ऐसे केमिस्ट्री में भी होता है, हालांकि चलो हम केमिस्ट्री का तो पहले ही कर लेंगे, बट वो कुछ उसकी डेट बताओ ताकि मैं अपना फिर ये आपको रिवीजन उसी हिसाब से करवाऊं। मतलब क्या लग रहा है सर आपको फिजिक्स में, मतलब जो मेंस के बाद होने हैं उनके अलावा बाकी सब कुछ हो चुका है? यस यस सर, यस सर, एडवांस वाला फिजिक्स में पूरा तो वो खत्म हो हो गया। गया था अक्टूबर में। अच्छा, एडवांस वाला पूरा हो चुका है, तो अभी एक तरीके से फिजिक्स में आपका रिवीजन स्टार्ट हो गया है यस और 11th वाला रिवीजन चल रहा है, ऐसा ही है ना? नहीं सर अभी तो 12th वाला। का ही 12th चल रहा वाला है ही सर है। अभी। ठीक है ठीक है ठीक है। और मैथ्स में क्या लग रहा है, एक टॉपिक है उसमें भी ज्यादा सर दिन लग मैथ्स में जाएगा? अब ये मतलब मान लो मैथ्स कि में 1.5 हफ्ता लग जाएगा, अभी 1.5 हफ्ता अब से मान लो आप यस बस। सर 1.5 हफ्ता लग मैथ्स में सकता वो चैप्टर प्रोबेबिलिटी कर रहे थे मैथ्स के अंदर अभी। ये है। तो यस फिर सर मान वो लो एडवांस कि में। जब तक वो केमिस्ट्री खत्म होगा तब तक फिर वो मैथ्स खत्म हो पाएगा, तो फिर मुझे ये आपका जो डिवीजन वाला मैंने कंटेंट दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा फिर को वो करना पड़ेगा टाइम, इसमें तो फिर दिक्कत आएगी आप लोगों को टाइम में। तो वही अगर आप उस भी हिसाब कम से करोगे। तो मुझे लग रहा था कि जैसे आप लोग आराम से 9 घंटे के आसपास सेल्फ स्टडी के निकाल रहे होगे, तो केमिस्ट्री का लगभग 3-3.5 घंटे निकाल लोगे, उस हिसाब से मैंने आपको कंटेंट दिया हुआ था। अब जो आप बता रहे हो उस हिसाब से तो फिर 2 वीक अगर गए तो 15 नवंबर आ जाएगा, तब तक तो फिर क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी आपकी। चलो उस पर मैं थोड़ा सा टाइम टेबल वगैरह देख करके आपका और मेरा जो केमिस्ट्री का जो कंटेंट है वो देख करके फिर मैं कल आपको कुछ अपडेट देता हूँ, एक बार मैं बात करता हूँ सिद्धा मैम से, फिर बताता हूँ। सर जो मोल कंसेप्ट है वो आप परसों रख सकते हो क्या? वो थोड़ा सा बचा है सर अभी ना, हुआ नहीं। यस ठीक है, सर, मैं कल परसों रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बताओ कि कल क्या रखना है? कल सर सॉलिड स्टेट रखेंगे। इनऑर्गेनिक सॉलिड मिलाप सर, आप एक काम करो, एक तो ये पासपोर्ट चेंज कर दो मीटिंग का, ये रोज की रोज दिक्कत होती है, 2020 कर दो पहले वाला। हाँ जी बताइए क्या कह रहे थे आप लोग? ऑडिशन का अमाउंट खत्म हो जाएगा आज। सर अभी नहीं सर, सॉलिड स्टेट मत रखना सर, अभी नहीं हुआ। यार तुम कमांडो तो ऐसा नहीं है, तुम कुछ करते हो कि नहीं करते हो? सर सॉलिड टू स्टेट मतलब लेवल 2 भी कह रहे थे ना आपकी, लेवल 2 भी करना है, तो वो नहीं हुआ लेवल अभी। 2 में गिनती के 20 क्वेश्चन है, वो भी उसके कितना टाइम चाहिए तुमको 20 क्वेश्चन करने में? सर मेरे 100 हुए हैं पहले ना लेवल 1 वाले के, और तुम जेन्युइनली बताओ, तुम केमिस्ट्री कितने घंटे दे रहे हो आजकल? कितनी देर पढ़ रहे हो तुम केमिस्ट्री? सर केमिस्ट्री मतलब वो जो अलग से ऑर्गेनिक के लिए था उसको मैं 1.5-2 घंटे देता हूँ, हाँ और जैसे अभी काम मिला है तो उस हिसाब से ऑल्टर करना पड़ रहा है। मतलब ऐसे कोई डेफिनेट टाइम नहीं है कि केमिस्ट्री के लिए अभी इतना टाइम, मतलब वर्कलोड के हिसाब से चलता हूँ। ऐसा भी कोई वर्कलोड नहीं है यार, वर्कलोड वर्कलोड नहीं। अब फिर ऐसा है, कल कोई ना कोई एक डिस्कशन तो हम करेंगे, वो आप लोग देख लो। मोल कॉन्सेप्ट का हो गया, मोल कॉन्सेप्ट, और अगर सॉलिड स्टेट कर सकते हो तो सॉलिड स्टेट। तो मोल वो कॉन्सेप्ट। सर सॉलिड स्टेट सर मोल कर लो सर मोल।
ऐसे तो फिर आप लोग कभी रुको, फिर एक सेकंड हैंड रेज कर दो। सॉलिड स्टेट में कौन कह रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली सॉल्व आपको करके लेके आना, सॉल्व करके नहीं लाओगे तो फिर मेरा डिस्कशन का भी कोई मतलब नहीं है। एक बार पूछना जरूरी है। सॉलिड स्टेट, 20 लोगों का हैंड रेज है सॉलिड स्टेट में। और मोल कॉन्सेप्ट कितने लोग कह रहे हैं? मोल कॉन्सेप्ट 15 लोग मोल कॉन्सेप्ट की कह रहे हैं, 20 लोग सॉलिड स्टेट की कह रहे हैं। बाकी के जो लोग हैं वो न्यूट्रल हैं। सर हम तो चाहे आप कुछ भी करवा लो, हम तो ना तो वो करके लाएंगे ना वो करके लेके आएंगे। सही है। गौरव भारद्वाज, क्या करके लाओगे तुम? जो कहोगे कर लेंगे सर। ठीक है, मैं कल सॉलिड स्टेट डिस्कस करूंगा। सॉलिड स्टेट कर लेना आसान है। यस सर, सॉलिड स्टेट। ओके सर, कर लेंगे। कर लेंगे। चलिए आगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताइए कहाँ तक हमारा हो गया था? आइसोमर आइसोमेरिज्म एकदम कंप्लीट कर लिया है ना हमने पूरा। लास्ट उसमें कौन से वाले एग्जांपल करवा दिए थे आपको? सर कुछ ऑप्टिकल के करवाए। ऑप्टिकल में लास्ट कौन सा वाला करवा दिया था? AAB2C2। एक मिनट। स्पेशल केसेस थे वो। अच्छा, AAB2C2 करवा दिया था जिसमें आप लोगों को निकालना था। यस उसमें एक शो करता है और एक शो नहीं करता है, वैसा ही है ना? यस सर। ठीक है भाई, हेडिंग डाल लीजिए। इसके बाद में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन और शेयर कर देता हूँ। हाँ, ये पासकोड चेंज हुआ है, वो आएगा। मिलाप से पासपोर्ट चेंज कर दो ना आप, ये बार बार का रोज का चक्कर रहता है। अभी वाला बताना क्या है? 59 समथिंग करके कुछ है ना? 591276। 591276। हाँ जी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी शॉर्ट में बोल देते हैं इसको CFT। देखिए क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या है ना, कुछ थोड़े से एजम्पशंस लिए हुए हैं। और वो एजम्पशन ये है कि आपके पास में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, जैसे K4FeCN6 में है, इसमें आपका सेंट्रल मेटल आयन क्या है? बोलिए, सेंट्रल मेटल आयन क्या है? आयरन। 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 चार्ज के साथ बताइए क्या चार्ज है इसमें? +2। 2 +2 2 तो ये जो Fe+2 है और आपके पास में जो लिगेंड है CN-, ये जो इसको लोन पेयर देते हैं और फिर इसके साथ जो अटैच रहते हैं, तो इस वाले केस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या कहा जाता है कि आपके पास में जो मेटल है, मेटल आयन है, कैटायन, और जो लिगेंड है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है इसको आपको प्योर
आयनिक क्रिस्टल मतलब प्योर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन टाइप मानना है, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना, एक पॉजिटिव चार्ज है Q1, एक नेगेटिव चार्ज है Q2, और इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और उस तरीके से आपको मानना है। तो जो क्रिस्टल फील्ड में जो हम फील्ड बोलते हैं, बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये लिखिए इसमें, crystal field theory is an electrostatic model. Crystal field theory is an electrostatic model which considers the metal ligand bond, to be ionic, metal ligand bond to be ionic. कैसा मान लिया गया है बॉन्ड को? आयनिक टाइप का मान लिया गया है, कैटायन है, कैनायन है, टू बी आयनिक, arising purely from electrostatic interaction, किस किस के बीच में? electrostatic interaction between the metal ion and the ligand, between the metal ion and the ligand, between the metal ion and the ligand. ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए, लिखिए आगे, ligands are treated as point charges. Ligands are treated as point charges in case of anion, point charges in case of anion, or dipoles in case of neutral molecule, or dipole in case of neutral molecule. Or dipole in case of neutral molecule. ठीक है, अब देखिए थोड़ा समझते हैं इसमें किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है चीजों को। आपके पास में ये डी ऑर्बिटल के 5 डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल हैं। किसके डी ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल, किसके डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल हैं? ये सेंट्रल मेटल के, जो आपस में बीच में Fe+2 है, जिसमें फाइनली लीगैंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो ये सेंट्रल मेटल के 5 डी ऑर्बिटल हैं। क्या क्या नाम है इनका? DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि लीगेंड्स इसकी तरफ अप्रोच करते हैं। ये आपके पास में ऐसे समझो, ये सेंट्रल मेटल है और इसके पास ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो चारों तरफ, इसमें वो शेप आपको पता है, DXY किस तरफ जाएगा, DX2Y2 किस तरफ जाएगा। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली उसने इस चारों तरफ वो ऑर्बिटल्स हैं, और अब लीगेंड्स ने अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया है इसकी तरफ। क्यों लीगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं इसकी तरफ? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से जब आपके पास में लीगेंड्स इसकी तरफ अप्रोच करते हैं, तो आपके पास इन ऑर्बिटल में, मेटल के इन ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लीगेंड जिस लोन पेयर की वजह से इंटरेक्शन फील कर रहा है, उन दोनों के बीच में रिपल्शन बढ़ता है। और इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी, रिपल्शन अगर बढ़ेगा तो घट जाएगी या बढ़ जाएगी?
बोलिए बढ़ जाती है। तो आपके पास में ये जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एनर्जी जब बढ़ती है स्टार्टिंग में, तो अभी ये कैसे हैं, डीजनरेटेड। डीजनरेटेड का मतलब पता है नहीं पता है? डीजेनरेटेड सेम एनर्जी। Same energy. 5 Yes, सेम है। और जब एक्साइट हो जाएंगे, एनर्जी जब बढ़ जाएगी इनकी इंटरेक्शन की वजह से, अभी भी ये कैसे रहेंगे, डीजनरेटेड ही रहेंगे। अभी भी कैसे हैं, स्टिल डीजनरेटेड। तो ये है, ऐसा समझिए, ये आपके पास में सेंट्रल मेटल है और अभी लीगेंड जो है वो मतलब काफी दूरी से इसकी तरफ अप्रोच करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। फिर अब हम इसमें ये मानते हैं भाई मैं इसके साथ में टोटल कितने लीगेंड आ रहे हैं K4FeCN6 में, हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, टोटल कितने लीगेंड आ रहे हैं अप्रोच करने? 6 लिगेंड। 6 लीगेंड आ रहे हैं। तो जो 6 लीगेंड आ रहे हैं वो मानते हैं हम लोग कि एक उनमें से आ रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक माइनस एक्स, एक वाई, एक माइनस वाई, एक जेड, एक माइनस जेड। ये एज्यूम किया जाता है, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। तो अगर वो एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं तो जब काफी दूरी पे हैं तब तक तो ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वैसा नहीं होगा, सबकी एनर्जी एक साथ बढ़ जाएगी। लेकिन जब वो थोड़ा ज्यादा पास आएगा, जब ज्यादा पास आने लगेगा आपका लिगेंड, तो क्या होगा, जो ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग हैं, बताइए वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर। Yes, sir. तो अब इनमें हो जाएगी, अब तक तो डीजनरेटेड थे, कब थे डीजनरेटेड, एकदम स्टार्टिंग में डीजनरेटेड थे, और जैसे ही लिगेंड्स ने अप्रोच करना शुरू किया तब भी डीजनरेटेड है। लेकिन जब लिगेंड थोड़े ज्यादा क्लोज आने लग जाएंगे, तो वो जिस एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, मतलब जो ऑर्बिटल हमारे एक्सिस के अलोंग हैं, उनमें रिपल्शन ज्यादा लगेगा, और जो एक्सिस के अलोंग नहीं है उनमें रिपल्शन कम लगेगा। तो बेसिकली अब यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एनर्जी का, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो जो बढ़ना था वो तो बढ़ गया, लेकिन अब उसके बाद में जो एक्सिस के अलोंग है, तो पहले तो बताइए एक्सिस के अलोंग कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? dx square, y square और d। वेरी गुड। एक्सिस के अलोंग होते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। इनकी एनर्जी तो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जो आपके पास में बाकी के 3 ऑर्बिटल बचे जो कि एक्सिस के अलोंग नहीं होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी, बराबर नीचे कम होगी, मतलब कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब इसमें जैसे एक केस आप मान लीजिए, एक मिनट रुको, इसका पहले मैं नाम बता देता हूँ आपको। ये वाले 3 कौन कौन से हैं वो तो पता ही होगा आपको, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। yes, हाँ जी, इस स्प्लिटिंग होने के बाद ये जो 3 ऑर्बिटल है इनको बोला जाता है T2G ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल। और ये जो 2 ऑर्बिटल ऊपर गए इनको बोला जाता है EG ऑर्बिटल। T2G 3 है तो 3 टर्म्स आ रहे हैं T2G, और यहाँ 2 है तो 2 टर्म आ रहे हैं EG। ठीक है, इनका वैसे कुछ मतलब होता है, बट उससे मतलब नहीं, हमें केवल नाम पता होना चाहिए किसको T2G कह रहे हैं, किसको EG कह रहे हैं। एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे, इन दोनों में जो डिफरेंस है, इन दोनों में जो एनर्जी में डिफरेंस आया है, इस एनर्जी डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नॉट से। दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी में जो डिफरेंस आया है, और इसको बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, CFSE। एक चीज और, अगर रेफरेंस लाइन के हिसाब से देखा जाए, जहां पर ये डीजनरेट थे, जहां तक ये डीजनरेट थे, और उसके बाद में जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 ऑर्बिटल हैं, ये जितना ऊपर गए बेसिकली उतना ही एनर्जी कम हुई होगी, तभी तो मामला एवरेज हो पाएगा। तो ये वाला पोर्शन आप बता सकते हैं क्या, ये डेल्टा नॉट का क्या कितने टाइम से होगा, क्या होगा? हाफ हो जाए। हाफ। नहीं नहीं, हाफ कैसे, आपके पास यहाँ 2 ऑर्बिटल है, यहाँ 3 ऑर्बिटल में। 2/5। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जी, ये होता है 3/5 ऑफ डेल्टा नॉट, और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है आपका, ये होता है 2/5 ऑफ डेल्टा नॉट। अब देखो आप,
एक ऑर्बिटल की एनर्जी 2/5 कम हुई, दूसरे की 2/5, तीसरे की 2/5, तो 2/5 वाले कितने हो गए? 3। 3 हो गए। और ऐसे 3/5 जो ज्यादा है वो कितने की? 2 की। तो बताइए जितना मामला पॉजिटिव में गया उतना ही मामला एग्जैक्टली नेगेटिव में जा रहा है, नहीं जा रहा है? यस सर। है ना? तो इसलिए ऊपर वाला जो होता है वो 3/5 होता है और नीचे वाला जो होता है वो 2/5 होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इसमें मैं आगे की चीजें समझाता हूँ आपको। मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, तो यहाँ तक 5 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से थे, यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई ऐसे? क्योंकि डीजनरेटेड है ना ऑर्बिटल। अब जरा बताइए इस केस में क्या होगा? सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो भर दीजिए आप, 3 इलेक्ट्रॉन में तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं किसी तरीके का। अब चौथे इलेक्ट्रॉन में सोचना है, चौथे इलेक्ट्रॉन के पास बताइए क्या चॉइस है? या तो पेयरिंग करा सकते हैं या फिर ऊपर पहुंचा सकते हैं। देखिए चौथा इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो आए नीचे और या तो जाए वो ऊपर। अब आप लोग कहोगे सर ऊपर कैसे जाएगा? पहले तो आपके पास में ये जो कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है यही भरना चाहिए, मतलब यहाँ पर पहले पेयरिंग होगी उसके बाद में यहाँ जाना चाहिए। तो वो मैं समझा देता हूँ आपको। ये जो डिफरेंस है आपके पास में ये उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब दो चीजें होती हैं, अगर आपको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन भेजना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन और भेजना है, तो इसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है और इस एनर्जी को हम बोलते हैं, पेयरिंग कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं पेयरिंग। ठीक है? जनरली जो हमारे 1s 2s 3s वाले जो ऑर्बिटल होते हैं इनमें ये जो एनर्जी होती है ये काफी कम होती है और ये वाला जो डिफरेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो हम लोग हमेशा क्या काम करवाते हैं? पहले पेयरिंग करवाते हैं, मतलब 1s में एक इलेक्ट्रॉन आया तो 2s में तब तक नहीं भेजेंगे जब तक ये 1s वाला पेयर ना हो जाए। ऐसा ही तो करते थे, यस सर। क्योंकि पेयरिंग वाली जो एनर्जी होती थी वो ऑर्बिटल के डिफरेंस से काफी कम होती थी। तो पहले पेयरिंग होती थी फिर वो ऊपर जाता था। ठीक है? लेकिन यहाँ जो आपके पास स्प्लिटिंग हुई है और स्प्लिटिंग की वजह से जो आपके पास डिफरेंस आया है डेल्टा नॉट का, ये डेल्टा नॉट आपके पास में उतना ज्यादा नहीं होता है। मतलब आपके पास जो पेयरिंग एनर्जी है और जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है इनके ऑर्डर में डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं होता है। और ये किस केस में ज्यादा होगी किस केस में कम होगी वो डिपेंड करता है आपके लीगेंड पे। तो आप याद कीजिए अब तक हमने कई बार बोला है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, केवल नाम लिया था, उस टाइम तक आप फील्ड तो कुछ जानते ही नहीं थे, यस सर लिया। है ना? एक दो जैसे हमने क्रिस्टल स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या बताया था? CN को स्ट्रॉन्ग फील्ड बताया था, साइनाइड को। वीक फील्ड में क्या आए थे? हाइड्रोजन आए थे वीक फील्ड में। ठीक, लेकिन प्लेटिनम में फेल हो गया था मामला। प्लेटिनम में जो क्लोरीन भी है वो भी क्या कौन सा काम करता था? स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करता था। तो बेसिकली कोई लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड है वो अकेले उस लीगेंड की प्रॉपर्टी नहीं है, वो किस चीज की प्रॉपर्टी है? उन दोनों के आपस में इंटरेक्शन, कैटायन और जो सेंट्रल मेटल आयन और जो लीगेंड है उनका आपस में जो इंटरेक्शन है उन दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी है किसी लीगेंड का स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड में। बट इन जनरल आपके पास में कुछ लीगेंड हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड ही होते हैं, कुछ लीगेंड हैं जो वीक फील्ड होते हैं जनरली। ठीक है? बट जैसे कुछ एक्सेप्शन है जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, प्लेटिनम वाला जो केस था। तो अब होता क्या है कि अगर आपके पास में लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, अगर लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है? ये जो डेल्टा नॉट है इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, मतलब ये जो आपके पास में डिफरेंस है डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। अब सोच के देखिए अगर डिफरेंस ज्यादा हो गया तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए? पेयरिंग। तो याद करो हम लोग अब तक हमने बस डायरेक्टली एक चीज पढ़ी थी कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो पेयरिंग करा देते हैं। पढ़ा था नहीं पढ़ा था जब VBT पढ़ रहे थे? कुछ तो पेयरिंग करा देंगे कुछ नहीं कराएंगे। कौन करा देता था? स्ट्रॉन्ग फील्ड करवा देता था, वीक फील्ड नहीं करवाता था। ऐसा ही पढ़ा था। तो अब समझ में आ रहा है क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करवा देगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जो स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा नॉट है इसकी वैल्यू हो जाती है ज्यादा। मतलब इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो डेल्टा नॉट होगा उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी किससे? पेयरिंग एनर्जी से। और अगर पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो गया डेल्टा नॉट तो ऑब्वियसली चौथा इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर नहीं जा पाएगा। वो क्या करेगा? फिर पेयरिंग ही कर लेगा क्योंकि पेयरिंग में कम एनर्जी लग रही है। तो इसलिए हम कहते थे कि भाई चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ गया, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो आप देख सकते हैं आपके पास में ये वाले जो 2 D हैं ये खाली हो गए। तो जो हम कहते थे ना कि इसको इधर ले जाओ
इसको इधर ले जाओ, ये 2d खाली कर दो, तो वो जो 2d होते थे वो ये वाले 2d होते थे, Eg वाले। अच्छा, और अब बताइए अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा? ईजी में चला तो ईजी में चला जाएगा। तो आपके पास में ये जो डेल्टा नॉट है, स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो फिर वो पेयरिंग क्यों करेगा? वो तो पहले ऊपर चले जाएगा। बात समझ में आ रही है? वो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ना करके ऊपर जाना आसानी समझेगा, क्योंकि ये जो डेल्टा नॉट है ये काफी कम है, आराम से ऊपर पहुंच जाएगा। तो उस केस में पेयरिंग नहीं हो पाती है। चीज समझ में आ रही है? तो लिखना स्टार्ट कीजिए इसमें। यहाँ तक लिखने के बाद आगे लिखिए। लिखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज दैट लिगेंड, देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज दैट लिगेंड whose interaction with whose interaction with interaction with d electrons of metal, whose interaction with d electrons of metal is कैसा, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, तभी तो रिपल्शन ज्यादा है, तभी तो डेल्टा नॉट आपके पास में ज्यादा हो रहा है, स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है। ये Strong ligand is that ligand whose interaction with d electron of metal is strong. Hence repulsion will be more. Hence repulsion will be more. Hence repulsion will be more and simultaneously delta naught यानी कि CFSE will be more. Repulsion will be more and CFSE will be मतलब delta naught will be more. ठीक, आगे लिखिए इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, in case of strong field ligand, in case of strong field ligand, delta naught is या CFSE is greater than pairing energy. Delta naught is greater than pairing energy. So the fourth electron will go. So the fourth electron will go. कौन से ऑर्बिटल में? T2G T2 Go in T2G orbital. अगली लाइन में लिखिए in case of weak field ligand, in case of weak field ligand. अच्छा एक मिनट, उसमें ऊपर वाले में एक लाइन और ऐड कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन विल गो इन T2G ऑर्बिटल एंड पेयरिंग विल अकर, एंड पेयरिंग विल अकर, पेयरिंग होगी उसमें, एंड पेयरिंग विल अकर। ठीक है, नेक्स्ट अगली लाइन में लिखिए इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड, इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड डेल्टा नॉट कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। कम हो जाएगा पेयरिंग एनर्जी से, डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। हाँ जी, डेल्टा नॉट पेयरिंग एनर्जी से अगर कम हो गया है तो फिर क्या लिखोगे चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए? जी ऑर्बिटल में जाएगा, will go in, then the fourth electron will go in Eg orbital and pairing will not occur, and pairing will not occur.
पेयरिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज और देख लीजिए, इसी में ही ऐसे भी लिख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए आपके पास में D7 कॉन्फ़िगरेशन है, सेंट्रल मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो D7 है। सात इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 और 7। अब अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले आए तो क्या होगा, और वीक फील्ड लिगेंड ले आए तो क्या होगा। अगर देखिए, अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेकर आते हैं, नीचे कितने हैं 3, ऊपर कितने हैं 2। हाँ जी, 7 इलेक्ट्रॉन भरिए। ये वाली वैल्यू ज्यादा है या कम है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो? ज्यादा। ज्यादा है। तो 1 2 3 4 है तो ऊपर जाना नहीं प्रेफर करेगा, नीचे रहना प्रेफर करेगा। चौथा, पांचवा, छठा, सातवें के पास तो कोई चॉइस नहीं है, वो तो ठीक है, जो एनर्जी ज्यादा चाहिए तो देकर फिर ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। T2G तो कितना 6 और EG में कितना आ गया है। और इस केस में आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जो हम लोग अब तक डायरेक्टली निकाला करते थे कि पेयरिंग हो जाएगी, बट हमें कुछ पता होता नहीं था कैसे क्या पेयरिंग है ना। तो न्यू जो आएगा आपके पास में इस केस में क्या आएगा, अंडर रूट मैग्नेटिक मोमेंट। कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। केमिस्ट्री में हम केवल स्पिन ओनली पढ़ते हैं। क्या होगा, n इंटू एन प्लस 2, बोलिए क्या होगी वैल्यू, √3। वहीं अगर मान लीजिए इस D7 कॉन्फ़िगरेशन में लिगेंड जो आ रहा होता, अगर वो वीक फील्ड लिगेंड आ रहा होता, हाँ जी, तो वीक फील्ड में क्या होता, देखिए 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ऊपर, क्योंकि ऊपर जाना आसान है, ये जो डिफरेंस है ये काफी कम है, ऊपर जाना आसान है, चौथा जाएगा ऊपर, पांचवा जाएगा ऊपर। अच्छा, अब तो मजबूरी है पेयरिंग करवानी करवानी, अब तक तो बच गए आप पेयरिंग से, ऊपर भेज दिया आपने, बट अब तो मजबूरी है। तो फिर अगर पेयरिंग करवानी ही है तो फिर वो पेयरिंग ऊपर होगी या नीचे होगी, नीचे हो। 5 हो गए, 5 के बाद में 6 और अरे बस समझ में सब। इस केस में बताइए, इस केस में आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या चलेगा, T2G में कितने 5, T2G 5, EG EG2 और अगर इस केस में आपसे म्यू पूछा जाए तो अनपेयर्ड कितने हैं 3 3 3 15। बोलिए भाई, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्या चल रहा है इसमें, लिख लीजिए यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। सर हाँ जी, जो आपने ऊपर डायग्राम बनाए थे तो सबसे पहले उसको लिखना है। बिल्कुल लिखना है इसको, क्यों नहीं लिखना है। सर एक टाइम दे दीजिए बस थोड़ा सा। सर थोड़ा और ऊपर कर दो। और ऊपर तो मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं है वैसे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सर इस पूरे उसमें ओवरऑल रेफरेंस लाइन कौन सी होती है, जो सेकंड डी जनरेटेड है या फर्स्ट डी जनरेटेड? सेकंड डिवीजन। फर्स्ट वाला तो एकदम शुरुआत में था, वो है, उसका तो कॉम्प्लेक्स से कोई लेना देना ही नहीं है। सर सॉलिड स्टेट की पीडीएफ भेज दो। और इसकी पीडीएफ क्यों, वो नहीं है तुम्हारे पास में है अवस्थी? सर,
नहीं वो जो आपने क्लास नोट्स की पीडीएफ है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मैं कल भेजूंगा। ठीक है, भेजता हूँ। सही, जो आपने लिखवाया है dx² y², ये dx² - y² नहीं बोलते इसको? इसको माइनस नहीं बोलते हैं, तो कई लोग माइनस बोलते हैं, गलत है। माइनस का कोई मतलब नहीं है, x² y²। ओके सर। मतलब लिखने में डैश आता है बीच में, वो डैश है, वो माइनस नहीं है। हाँ जी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड में कौन सा वाला बनेगा और वीक फील्ड में कौन सा वाला बनेगा, याद करो, ऑलरेडी बताया हुआ है। म्यू की वैल्यू देख करके बता सकते हो वैसे तो। देखो किसमें लो स्पिन है, वीक फील्ड में हाई। वीक फील्ड के केस में बनता है हाई स्पिन, और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में बनता है लो स्पिन। ना लिख लिया आयुष यहाँ तक? आर्यन यस सर, थैंक यू। नीचे वाला लिख लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट। अच्छा, अब आपके पास में लीगेंड्स जो हैं, काफी सारे लीगेंड्स हैं। अब कैसे पता चले कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड लीगेंड है, तो वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया हुआ है, और एक पूरा टेबल है उसके लिए। तो पूरी सीरीज है, तो लिखिए इसमें। देखिए, इन जनरल various ligands can be arranged in general various ligands can be arranged various ligands can be arranged in a series in a series in a series in order of increasing field strength in order of increasing field strength as given below. In order of increasing field strength as given below. सेमीकंडक्टर वैसे एडवांस का टॉपिक नहीं है। सेमीकंडक्टर आईआईटी में तो है ही नहीं सिलेबस में, मेंस का टॉपिक है सेमीकंडक्टर। इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ एज गिवन बिलो। तो आपके पास में यहाँ पर कुछ लिगेंड्स का ऑर्डर आ रहा है, अलग अलग लिगेंड्स, उनका जो एक्सपेरिमेंटली जो ऑर्डर डिटरमाइन किया गया है उसके बेसिस पे अरेंज हुए हैं। सबसे पहला मतलब मोस्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है, स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट आएगा आपका कार्बोनिल, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता था, लेकिन उसको यहाँ कार्बोनिल बोलते हैं। CO, O कैपिटल आएगा। CO पे ग्रेटर देन का साइन लगाते हुए आगे बढ़िए। Cn माइनस अगला, CO सबसे ज्यादा, उसके बाद में अगला है साइनाइड है।
Cn माइनस, इसके बाद में नेक्स्ट Cn माइनस के बाद में अगला आएगा NO2 माइनस, NO2 माइनस, CO, Cn माइनस, NO2 माइनस, नेक्स्ट En, याद कीजिए, दिमाग पे जोड़ डालिए। En याद आ रहा है क्या होता था? En क्या था? En याद करो। इथाइलिन डायमाइन। कैसा होता था ये? बाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। CH2 और दोनों CH2 के साथ NH2 हाँ जी। इसके बाद में लिखिएगा अमोनिया NH3। नेक्स्ट अमोनिया के बाद आता है EDTA। EDTA भी जानते हैं? इथाइलिन इथाइलिन डाइटेट्रामाइन। टेट्रा एसिटेट। एसीटेट आयन 4 माइनस होता है इसका। चारों एसीटेट CO माइनस के फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट इसका नाम आप बताओगे? NCS माइनस का क्या नाम होगा इसका? आइसोसाइनेट। आइसोथायो हाँ, आइसोथायोसाइनेटो। साइनेटो। आइसोथायोसाइनेटो। नेक्स्ट H2। नेक्स्ट क्या नाम है इसका? C2O2 माइनस का ऑक्सलेट। ऑक्सलेटो। नेक्स्ट ETOH। ETOH। नेक्स्ट OH माइनस, F माइनस, नाइट्रेट, सल्फाइड, Cl माइनस, SCN माइनस। SCN माइनस का नाम क्या होगा? थायोसाइनेट। इसका होगा आई। थायोसाइनेट हो, आइसो नहीं आएगा। और I माइनस। तो ये आपके पास में पूरी की पूरी लिस्ट आती है। इसमें देखिए सही बात तो ये है कि आपको सब याद रखने की जरूरत वैसे नहीं है, ठीक है। एक दो बार देख लेना, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। इसमें मेन चीज मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। यहाँ से लेकर यहाँ CO से लेकर के जो EDTA तक है, इनको स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में माना जाता है। और यहाँ पर ये जो नीचे ETOH से लेकर के लास्ट जो है, इनको वीक फील्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। तो फिर ये तीन क्या है? NCS माइनस, H2O और C2O4 माइनस। तो NCS से लेकर C2O4 माइनस के जो तीन लिगेंड हैं, इनको मॉडरेट की कैटेगरी में रखा जाता है। कई बार ये पेयरिंग करा देते हैं, कई बार पेयरिंग नहीं करा पाते। इनको मॉडरेट की कैटेगरी में रखा जाता है। Cl माइनस वैसे वीक फील्ड ही है, लेकिन प्लेटिनम के साथ में ये वीक फील्ड होते हुए भी क्या करवा देता है? पेयरिंग करवाता है। और कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है इस केस में? आवाज आ रही है ना? कैसा कॉम्प्लेक्स बनता था Cl का प्लेटिनम के साथ? भूल गए? 4 वाला जो बनता था, उसको हिसाब से बनना तो क्या चाहिए था? sp3, लेकिन ये बनता कैसा है? DsP2। ठीक। सर जो नीचे लास्ट में आपने लिखवाया है वो वाला आइसो वाला नहीं होगा जो वीक फील्ड में थर्ड लास्ट? यस सर, N पे माइनस वाला आइसो। वो वाला आइसो होता एक मतलब माइनस जिस पे यहाँ से बात है उसी के हिसाब से डिसाइड होता है, मतलब जिससे जुड़ेगा। ओके। हाँ 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 हाँ। यस सर, उस ऊपर वाला थायोसाइनेट होगा, वो गलत बोल दिया। आइसो था।
इस वाले केस में, और ये वैसे आपको एक बार पहले भी बताया ना, SCN माइनस जो है, SCN माइनस और NCS माइनस, n माइनस पे आइसो आ गया, मैं तो ऐसे ही रखा था यार। मैं समझाता हूँ आपको। आप इसमें माइनस हटा दो, बाकी लिखने का जो तरीका अगर इस तरीके से है, तो ये माइनस आप यहाँ हटाइए, ये माइनस आप यहाँ लगाइए, ठीक है। तो इसमें माइनस यहाँ से हटाइए, माइनस आप यहाँ पर, अब ठीक है। तो बेसिकली ये वही बता रहा है कि इस तरफ से जुड़ रहा है और यहीं पर ये माइनस है, जिसपे माइनस है उससे जुड़ रहा है, तो NCS माइनस। अब ठीक है, आइसोथायोसाइनेटो ही होता है मॉडरेट की कैटेगरी में, और जो आपका सिंपल थायोसाइनेटो है वो वीक की कैटेगरी। आप माइनस की पोजीशन चेंज कर दीजिए इसमें। डन, बढ़े आगे। तो अब देखिए सीरीज को कुछ नाम से जानते हैं, और मतलब कैसे पता चला इस सीरीज के बारे में, किस तरीके से हम आखिर इस कंक्लूजन पे पहुंचे, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। लिखो, देखिए दिस सीरीज इज टर्म्ड एज, दिस सीरीज इज टर्म्ड एज spectrochemical series. This series is termed as spectrochemical series. This series is termed as spectrochemical series. क्या नाम है इसका? स्पेक्ट्रोकेमिकल। और वो जो हमने वहां पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसको अलग था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा, तो एक बात बताइए, नाम में स्पेक्ट्रोकेमिकल, स्पेक्ट्रो वर्ड आया है, क्या मतलब होता है स्पेक्ट्रो? स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ, कलर से। स्पेक्ट्रम। तो ये क्या किया गया है बेसिकली, एक ही मेटल के साथ, मेटल को चेंज नहीं किया, मेटल को फिक्स रख करके इन अलग अलग लीगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए गए, और उन कॉम्प्लेक्स का कलर देखा गया, और कलर के बेसिस पे ये सीरीज डिसाइड की। कलर से कैसे सीरीज का पता चला वो अभी हम बताएंगे। आपको याद हो तो एक हमने लिमिटेशन लिखी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि कंपाउंड के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मेन एक प्रॉपर्टी होती है कलर, उसके बारे में वो कोई कमेंट नहीं करता, वो सरेंडर कर देता है कलर वाली चीज। लेकिन ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, कलर के बारे में काफी कुछ बताएगी आपको। बेसिकली ये सीरीज निकल के ही कलर से आती है, एक ही कैटायन के, एक ही मेटल आयन के अलग अलग लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना करके उनका कलर देखा जाता है, और कलर के बेसिस पे फील्ड डिसाइड किया जाता है कि ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा या वीक फील्ड लिगेंड। कैसे, वो भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। हाँ जी, तो क्या लिख रहे थे आप लोग? स्टेटमेंट कंप्लीट कीजिए। दिस सीरीज इज टर्म्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फुल स्टॉप। इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज। It is an experimentally determined series based on experimentally determined series based on absorption of light, based on absorption of light by complexes with different ligands, by complexes with different ligand। क्या चीज चेंज कर रहे हो आप? ligand, मेटल आयन सेम रखा जाएगा। on absorption of light, based on absorption of light by complexes with different ligands। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। अब इसमें पढ़ेंगे हम वो चीज, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हेडिंग, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हाँ जी, ये कलर वाला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पर उससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई बॉडी अगर आपको रेड दिख रही है तो वो रेड क्यों दिख रही है? कोई बॉडी है
ठीक है, और ये आपकी आंख है। अब ये बॉडी आपको रेड दिख रही है, क्यों दिखती है रेड? क्योंकि सर वो जो ये सिर्फ वेवलेंथ रेड कलर शेड रिफ्लेक्ट बॉडी करती है, बाकी बाकी वेवलेंथ सारी एब्जॉर्ब कर कलर्स को देती है। एब्जॉर्ब। पहले तो आप ये बताइए कि कोई बॉडी हमें दिखती कब है? कलर तो भूल जाइए, पहले बताइए कि कोई बॉडी दिखेगी कब? तो जब उस पे लाइट फॉल लाइट करेगी और वो लाइट लाइट और हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट हो। कि उस बॉडी पे लाइट पड़े वो चीज मैटर नहीं करती, ठीक है। उस बॉडी पे लाइट पड़ने के बाद में वो लाइट आपकी आंख तक पहुंचे, यस सर। है ना। बॉडी पे लाइट पड़ रही है और वो लाइट आपकी आंख तक नहीं पहुंच रही है फाइनली, तो कोई मतलब नहीं। तो आपके पास में कोई भी बॉडी अगर आपको रेड दिख रही है, वो रेड कब दिखती है समझिए। इसके ऊपर ये नॉर्मल व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक। व्हाइट लाइट जब इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, ये है सिंपल व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई। अब इसने क्या किया, इसने इस व्हाइट लाइट में से कोई एक पर्टिकुलर फोटोन, कुछ फोटोन इसने एब्जॉर्ब कर लिए, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले फोटोन इसने एब्जॉर्ब कर लिए। अब वो जो आपके पास में पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले फोटोन है, वो ऑब्वियसली कुछ कलर अपना इंपार्ट कर रहे होंगे आपको, पूरा का पूरा वो याद है, वो जो 11th क्लास में पढ़ते थे हम लोग, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, और उसमें एक विजिबल वाला रीजन आता था, कहाँ से कहाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हाँ जी, विजिबल वाला रीजन कहाँ से कहाँ तक चलता था, क्या वेवलेंथ होती थी? वेबग्योर 400 से 600 नैनोमीटर। लगभग 350 से लेकर 750 तक कुछ, या 400 समथिंग से लेकर 750 तक कुछ ऐसा होता था नैनोमीटर में। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक जो वेवलेंथ है वो एक पर्टिकुलर कलर को बता रही है। तो ये बॉडी के ऊपर जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई तो बॉडी ने क्या किया, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटोन एब्जॉर्ब कर। किस लिए एब्जॉर्ब किए होंगे? ऑब्वियसली उसमें कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता होगा, उसको हायर एनर्जी स्टेट में भेजने के लिए उसने उस व्हाइट लाइट में से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब करे। अब सोचिए, अगर इसने पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटोन एब्जॉर्ब कर लिए, तो जो बाकी एब्जॉर्ब नहीं किए वो इससे रिफ्लेक्ट करेंगे, और रिफ्लेक्ट करने के बाद में वो आपकी आंखों तक पहुंचेंगे, रिफ्लेक्टेड। तो जो आपकी आंखों तक पहुंचेंगे वो आपको इस बॉडी का कलर देंगे। अब अगर मान लीजिए इसका कलर आपको रेड दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसने व्हाइट लाइट में से कुछ ऐसा कंपोनेंट, व्हाइट लाइट क्या है, मिक्सचर ऑफ वेरियस कलर्स, सारे कलर्स हैं वो उस टाइम पे व्हाइट है। तो अब उसमें से अगर व्हाइट, अगर वो बॉडी आपको रेड दिख रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि उसने उसमें से कुछ ऐसे फोटोन्स निकाल लिए हैं, उस बॉडी ने कुछ ऐसे फोटोन्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं कि अगर व्हाइट में से उन फोटोन्स को हटा दिया जाए तो जो कलर बचता है वो रेड बचता है। या फिर ऐसे कहिए कि रेड में अगर वो फोटोन्स जो इसने एब्जॉर्ब किए थे वो मिला दिए जाएं, दो फोटोन जो ये एब्जॉर्ब कर चुकी है बॉडी, वो अगर फोटोन्स आप यहाँ मिला दो इस रेड कलर में, तो कौन सा कलर आ जाएगा आपके पास में फिर से? वाइट। वाइट। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट चलता है काउंटर कलर। काउंटर कलर, काउंटर कलर का क्या मतलब होता है? काउंटर कलर का मतलब होता है कि बॉडी जो फोटोन एब्जॉर्ब करती है, जिस कलर का फोटोन बॉडी एब्जॉर्ब करती है, वो कलर हमें नहीं दिखाई देता। उस बॉडी का कलर हमें वो नहीं दिखाई देगा जो जिस कलर का फोटोन बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। हमें कौन सा कलर दिखाई देगा? हमें कौन सा कलर दिखाई देगा? हमें कलर दिखाई देगा उसका काउंटर। बात समझ में आ रही है? हमें कलर दिखाई देगा उसका काउंटर, ठीक है। अभी काउंटर कलर क्या होते हैं, इसका भी मैं आपको एक चार्ट समझाता हूं। काउंटर कलर आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो। काउंटर कलर के लिए आप इस तरीके से पाई चार्ट बनाइए, 60 डिग्री का इंटरनल एंगल रखते हुए। ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे उसको। हाँ जी। और अब जो आपके पास में विवग्योर आप पढ़ते थे, विवग्योर, इसमें कितने कॉलम, ये कितने पार्टीशंस दिख रहे हैं आपको? 6। ये 7 कलर है। इन 7 कलर में से ये वाला हटा दो।
ठीक है, कहीं पे कोई भी भर दो, मतलब सीक्वेंस में कहीं से भी स्टार्टिंग कर दीजिए। एक देखिए यहाँ से कर रहा हूँ मैं, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब हमें पता चलेगा कौन किसका काउंटर है। देखिए जो रेड है इसका काउंटर कलर होता है ग्रीन, एकदम जो अपोजिट दिखता है। ठीक है, जो ऑरेंज है इसका काउंटर कलर होता है ब्लू। और ये वन वे ट्रैफिक नहीं है कि रेड का काउंटर कलर ग्रीन है तो ग्रीन का कुछ और हो जाएगा ना, ग्रीन का रेड है, ऑरेंज का ब्लू है तो ब्लू का ऑरेंज है। ठीक, येलो का क्या है, वायलेट, वायलेट। वायलेट का क्या है, येलो। येलो। एक मैं आपको जरा एक फिगर सेंड कर दूं ग्रुप में, एक बार जरा वो फिगर भी आप देखिए, और अगर कोई हो सके तो स्क्रीन शेयर कर देना। एक मिनट। भेजा था वो TNT वाले बैच में जो काफी दिन हो गए पढ़ाए हुए, मिल गया। एक बार जरा ग्रुप में देखिए सब लोगों को मिल रहा है जो मैंने लिंक्स सेंड किए अभी, यस सर। उसको जरा शेयर कर दीजिए। सर आपको ऑफ करने पड़ेगी स्क्रीन। देखिए अब ध्यान से देखोगे ना, ये वही है जो अभी मैंने आपको बताया था, बस ये है कि इसमें दो कलर हैं, एक थोड़ा सा लाइट है एक डार्क है। ठीक है, एक ग्रीन में हल्का सा येलोइश पार्ट मिल गया है। ठीक है, जिसको हम ऑरेंज कह रहे थे वो ऑरेंज यहाँ पर दो हैं, जो येलो आप कह रहे थे येलो दो है। बेसिकली मतलब उसमें और फर्दर डिवीजन लगा दिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है वो, है ना। तो वो मैंने जो आपको बताया था शॉर्ट वाला वो 60 डिग्री वाला था, ये आपके पास कितने डिग्री वाला है, 30 डिग्री वाला है। और बाकी तो वो आप भी समझते हो कि कलर का कोई वो नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत मिक्स करके आप इसी 30 को फिर 15 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 15 को और फर्दर आप कर सकते हो। आप तो मेन चीज पे ध्यान दीजिए। हाँ जी, कलर ले आइए आप। ये इसमें कर्सर मूव कराना है आपको, जहां मैं बोलूं बस वहां पे आपको कर्सर मूव कराना है। रेड पे लेके आओ। ठीक है, और रेड के साथ जो इसमें जो रेड है बेसिकली वो रेड और इस रेड के ऊपर वाला भी रेड, हमारे वाले के हिसाब से आप पुराने वाले के हिसाब से देखोगे तो ये दोनों अभी जिस पे कर्सर है वो और ये जो नीचे वाले ये दो, ये रेड हैं एक तरीके से। ठीक है, तो जरा बताइए आपके वाले पाई चार्ट में जो मैंने जस्ट अभी भी बताया आपको, उसमें रेड का काउंटर कलर क्या बताया हुआ है? हाँ जी, रेड का काउंटर कलर क्या ग्रीन। बताया हुआ है? तीन है सर आप। ग्रीन है ना। तो इसमें देखिए, इसमें जस्ट इसके रेड के आप अपोजिट चले जाइए, वही ग्रीन है। ठीक, अब इसमें हल्का सा आप जैसे दूसरा वाला जो रेड पे जाओगे आप, जो येलो के पास में आ रहा है, ऑरेंज के पास में आ रहा है, हाँ ये वाला। अब हालांकि रेड समझ जाओ आप, रेड वो ऑरेंज रेड मिक्स टाइप में कुछ हो गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी वो ग्रीन और ब्लू कुछ मिक्स करके फिर एक दूसरा उसका कलर आ गया। तो मेन अगर आप जो मैंने वहां बताए उनको देखोगे तो सबको आपको उनका काउंटर कलर मिल जाएगा। देखो रेड का ग्रीन मिल गया, ग्रीन का रेड मिल गया। और बताइए, और उसमें क्या था? ऑरेंज, ऑरेंज का क्या था? ऑरेंज का काउंटर कलर बताओ क्या था? ब्लू था। ब्लू, तो यहाँ पर भी ब्लू हो गया। और क्या था उसमें? येलो था। येलो। वायलेट। येलो वायलेट आ रहा था, देखिए येलो का वायलेट आ रहा है। ठीक है,
तो ये है हमारे पास काउंटर कलर का चार्ट। और काउंटर कलर का कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि कोई बॉडी जो जिस कलर के फोटोन एब्जॉर्ब करती है, आपको उसका कलर वो नहीं दिखता, आपको उसका जो कलर दिखेगा वो काउंटर कलर दिखेगा। अगर कोई बॉडी रेड कलर का फोटोन एब्जॉर्ब कर रही है, इसका मतलब उस बॉडी का कलर आपको जो अपीयर होगा वो ग्रीन। बात समझ में आ रही है? काउंटर कलर भी याद हो गया आपको किसका क्या है, पाई चार्ट खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो आप वही वाला बनाइए। ऑब्वियसली वही हमारे लिए याद करना इजी है। इसमें तो हम आधे से ज्यादा कलर का नाम भी नहीं जानते होंगे। इन दोनों ग्रीन को क्या बोलेंगे आप, है ना? इसमें भी अगर ये कोई कलर ब्लाइंड हुआ तो और ज्यादा दिक्कत, तो आप बस वैसे ही लिख दीजिए, हटा दो उसको। डन। हो जाए तो बता दूं। मुझे तो वैसे आज तक ये भी नहीं मालूम कि इंडिगो और ब्लू में क्या डिफरेंस होता है। पता है किसी को इंडिगो किसको कहते हैं, ब्लू किसको कहते सर इंडिगो वायलेट और ब्लू का मिक्स होता है। हैं? हाँ, ये तो कहना बहुत इजी है और यार, वो बीच पर्पल में आ सा रहा है। होता है थोड़ा सा। सर इंडिगो थोड़ा डार्क होता है ना, शेड उसका। तो इंडिगो जो वर्ड है वो तो उससे आया है, जो नील जो होती है ना, ये सर ये तो तो वो तो उसका कलर तो ठीक है, तो बट वो तो ब्लू ही लगता है। फिर ब्लू क्या है अगर वो इंडिगो है तो? ब्लू थोड़ा सा हल्का सा लाइट शेड में होता है क्या? उसमें फिर ब्लू में भी अलग अलग नेवी ब्लू और पता नहीं कौन कौन से ब्लू होते हैं। एक मैजेंटा कलर किसको बोलते हैं, पिंक को? पर बहुत ब्राइट पिंक। यस सर, ब्राइट पिंक। एक और होता है आपको पता है, वॉयलेट जैसा एक कलर होता है, लाइलैक, जानते हो, सुना है कभी लाइलैक? सर लाइलैक तो ये फूल भी होता है। हाँ मतलब फूल है, उसी फूल के कलर से वो कलर आया है लाइलैक। एक लाइट वॉयलेट टाइप का कलर होता है। चलो आगे बढ़ो। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमें इतना पता चल गया है कि कोई बॉडी आपके पास में रेड कब अपीयर। अब हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर की बात करनी है। लिखना स्टार्ट कीजिए इसमें, लिखो। द मैकेनिज्म ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन, the mechanism of light absorption, the mechanism of light absorption in coordination compounds, the mechanism of light absorption in coordination compounds is that photon of appropriate energy, is that photon of appropriate energy photon of appropriate energy can excite the coordination entity, photon of appropriate energy can excite the coordination entity from its ground state to an excited state, from its ground state to an excited state.
ठीक है, जरा पहले इस लाइन को पढ़ लीजिए, इसका क्या मतलब है पहले वो मैं समझाता हूँ कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इलेक्ट्रॉन वो फोटोन एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है, उसको फोटोन एब्जॉर्ब, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ है। देखो इधर देखो आप, जैसे इस केस में देख लीजिए आप, यहाँ पर अगर आप फोटोन इंसिडेंट करवाओ तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस फोटोन को एब्जॉर्ब करके बताइए बड़ी आसानी से यहाँ जा सकता है, नहीं जा सकता है। एनर्जी का ही तो खेल था, वो एनर्जी आप दे रहे हो, उसको प्रोवाइड कर रहे हो आप एनर्जी। और अगर उसने वो फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया एक, तो ऑब्वियसली फिर रिफ्लेक्ट व्हाइट लाइट कर नहीं पाएगा। अब इसमें चक्कर बस ये है कि जितने भी आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं इनमें जो डिफरेंस है, कलर अलग अलग है, बट ये जो डिफरेंस है जनरली ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये डिफरेंस आपका कहाँ आता है, विजिबल रेंज में लाई करता है। इसीलिए आपने ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चाहे फिर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला हो चाहे फिर वो वीक फील्ड वाला हो, वो जो रेंज आपके पास में है वो ऑलमोस्ट विजिबल रेंज के साथ कोइंसाइड करती है। तो इसलिए आपके पास में अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो विजिबल रेंज से बाहर भी जा सकती थी, और इवन कई कंपाउंड में जाती भी है। इसलिए कई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें कलरलेस या वाइट दिखते हैं, ठीक। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में ऐसा मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ज्यादातर केसेस में वो जो फोटोन एब्जॉर्ब होता है वो आपके पास में विजिबल रीजन। सर आप एक और बोल दो। हाँ आवाज आ रही है? सर आप एक बार दोबारा बोल दो, आपकी आवाज कट रही थी। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि इस केस में जो आपके पास में ज्यादातर मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्यादातर केसेस में जो फोटोन एब्जॉर्ब होता है, या फिर ये कहिए कि जो डेल्टा नोट का जो डिफरेंस है वो विजिबल रीजन में लाई करता है, इसलिए ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलरफुल। आई बात समझ में? तो अब फिर पता चल लगाते हैं कि आखिर हमने ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने पूरी की पूरी निकाली है, ये कैसे हमने कलर के बेसिस पे कैसे निकाली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लिखिए। देखो इसके लिए क्या है, मैं आपको पूरा का पूरा एक चार्ट शो कर रहा हूँ और उसके हिसाब से देखते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, 4 कॉलम बना लेना आप इस तरीके से। पहला है कॉम्प्लेक्स, हाँ जी, पहला कॉम्प्लेक्स आ रहा है CO कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम, Cl DM NH3 का होल 5 और 2+, ठीक है। नेक्स्ट CO NH3 का होल 5 H2, एक ये कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर चार्ज बताइए कितना है। कोबाल्ट और क्रोमियम के लिए मैंने कुछ बताया था आपको, कोबाल्ट और क्रोमियम, कोबाल्ट और क्रोमियम +3 जब रहता है। +3 आएगा सर 6 लिगैंड के साथ। +3 में रहता है, तो यहाँ पर +2 है क्योंकि Cl -1 में है। ऐसे यहाँ पर ये जो कोबाल्ट है, यहाँ पर देखिए दोनों लिगेंड आपके न्यूट्रल है, अगर ये दोनों न्यूट्रल है तो इसका जो +3 है वो पूरा पूरा यहाँ आ जाएगा। यस आ रही हो समझ? नेक्स्ट सर ये कितना छोड़ के लिखना है दूसरा कंपाउंड? लिखना, नेक्स्ट में लिखना NH3 का होल 6 3+, ठीक है। और एक लास्ट है
CO CN। मैं तो केवल आपको तरीका समझा रहा हूँ कि कैसे आखिर ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डेवलप की गई है। ऑब्वियसली वो अलग अलग लिगेंड के साथ लेकर के कॉम्प्लेक्स बनाए गए होंगे, तो सारे लेने का कोई मतलब नहीं, आप तो केवल तरीका समझ लीजिए कि कैसे वो ऑर्डर फाइनली कैसे आया है हमारे पास। हाँ जी, इसके ऊपर चार्ज 3, ठीक है। क्या हुआ है इन सब कॉम्प्लेक्सेस में देखा गया है कि भाई कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। एक्चुअली वैसे तो फिर कलर से ही सब चीजें चली, बट इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ आपके लिए। वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, नैनोमीटर में चलता होगा। पहले वाले केस में है 535, दूसरे केस में है 500, तीसरे केस में है 475 और चौथे केस में है 310। वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, अब है कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। हर एक वेवलेंथ एक कलर को रिप्रेजेंट करती है। कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, हाँ जी, वेवलेंथ घटती जा रही है। ब्लू से रेड की तरफ जा रहे हो, रेड से ब्लू की तरफ जा रहे हो। रेड से रेड ब्लू। से ब्लू की तरफ। रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम मैक्सिमम होती है। होती है। और कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, येलो, रेड तो 700 के आसपास आती है, पता होगा आपको, 750 700 के आसपास Yes. है ना। येलो, दिस इज ब्लूइश ग्रीन, दिस इज ब्लू। ये आप थोड़ा समझ पा रहे हो, ये हल्का सा बाहर निकल गया है, वॉयलेट होते होते थोड़ा सा बाहर निकल गया, ये अल्ट्रा वॉयलेट या अब ये वॉयलेट का एकदम एक्सट्रीम टाइप का है, एकदम लास्ट वॉयलेट टाइप का, ठीक है। अब आ जाइए इनके कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसका जो आता है कलर वो आता है वॉयलेट। वॉयलेट में VIO आएगा, VOI आएगा। IO IO, violet, then red, then yellow orange। अब इसमें पता है कंफ्यूज मत होना, सर ब्लू का फिर आप येलो ऑरेंज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ब्लू एक ब्लू नहीं है। ब्लू अपने अंदर एक समुंदर है, उसमें पूरा का पूरा, है ना। वो डिग्री आप कम करते जाइए, वो ब्लू में ही आपके 50 वेरिएशन निकल के आ जाएंगे। येलो ऑरेंज, और यहाँ पर है पेल येलो। तो ये एकदम एक्सपेरिमेंटल में डेटा आपके सामने लिख रहा हूँ। बेसिकली हुआ क्या, आपके पास में यहाँ पर जो कलर आपके पास आए, मतलब ये कॉम्प्लेक्सेस थे और इनका कलर जो आपको दिख रहा, इस कलर के हिसाब से जो कलर आपको साफ साफ दिख रहा है उस कॉम्प्लेक्स का, ठीक, उस कलर के हिसाब से उसका काउंटर कलर निकाला गया, उस कलर के हिसाब से उसका काउंटर कलर निकाला गया और काउंटर कलर की वेवलेंथ, ठीक है। तो अब आपके पास में यहाँ पर आप ये देखिए कि जो काउंटर कलर की जो वेवलेंथ है, अब ये आप सोच के देखिए कि इसके बेसिस पे हम डेल्टा नॉट पे कुछ कमेंट कर सकते हैं। सर डेल्टा नोट नीचे वाले का ज्यादा होगा। देखिए वेवलेंथ अगर ज्यादा है, इसका मतलब इस फोटोन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो कम होगी या ज्यादा होगी, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो ज्यादा मिट नहीं, कम होगी सर, कम होगी। कम आएगी सर, कम। यस वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब इस फोटोन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो कम है, और इस वाले फोटोन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो ज्यादा है। यस सर। अब इस फोटोन का यूज किस लिए था, इस फोटोन का यूज इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां पहुंचाने में। हायर फोटोन एनर्जी ऑर्बिटल। इस फोटोन का यूज था इलेक्ट्रॉन को T2G से G में पहुंचाने में, यही तो यूज था। यस। तो कहीं
ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, कहीं कम एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, वो एनर्जी कितनी चाहिए हमें, डेल्टा नॉट के बराबर चाहिए। अगर इस केस में एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब इस केस का डेल्टा नॉट ज्यादा है। इस केस में एनर्जी अगर कम चाहिए, फोटोन वाली एनर्जी कम चाहिए, इसका मतलब डेल्टा नॉट भी कम है। और डेल्टा नॉट ज्यादा होना इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को। स्ट्रॉन्ग यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई। क्या चीज समझ में आई? सुनो, इन दोनों को कंपेयर करो डायरेक्ट। क्या चीज समझ में आई आपको यहाँ से? क्या चीज समझ में आएगी यहाँ से? इस केस में जो लिगेंड है ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मतलब जो Cn माइनस होता है उसका जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो अमोनिया से ज्यादा है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट इधर देखो ऊपर, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो। 5 अमोनिया इसमें है, 5 अमोनिया इसमें है, भाई उतना मामला तो कॉमन हो गया। पूरा जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो ये एक H2 और एक अमोनिया क्रिएट करेगा डिफरेंस। क्या कह दोगे आप यहाँ से? अमोनिया की स्ट्रेंथ H2O से ज्यादा है। ज्यादा मतलब H2 थोड़ा और पीछे है। हाँ जी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। Cl 5 अमोनिया तो कॉमन ही है, ये Cl और ये H2O में की वजह से आ रहा है जो डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो Cl है वो और भी ज्यादा वीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा H2O से? यस सर। यस सर। मैंने तो आपको केवल सिंपल 4 एग्जांपल्स के बेसिस पे मैंने समझा दिया। इस तरीके से अलग अलग लिगेंड को लेकर के बताया जाता है। तो अब जैसे F माइनस भी ले लिया जाएगा तो पता चल जाएगा वो कहाँ आएगा, ठीक है। और भी लिगेंड है OH माइनस, CO, वो सब लेकर के फिर डिसाइड किया जाता है। और आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास ऑर्डर आया है यहाँ पर, ये उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी इसी तरीके से देखो पता लगाओ। Cn माइनस लिखा है पहले नंबर पर, Cn माइनस, फिर उसके बाद लिखिए अमोनिया, फिर उसके बाद लिखिए H2O, और सबसे लास्ट में लिखिए क्लोरीन। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? किस तरीके से आखिर हम अलग, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो बहुत कुछ बता देती है कलर के बारे में, जबकि जो आपकी पहले वाली थ्योरी थी कौन सी, बीबीटी, वो सर्कल का सामने कुछ नहीं पता, ठीक है, उस तरीके से रहता था उसका। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए आप, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। में गिवन है जो याद करने हैं। एक मिनट में एक थोड़ा सा आपको काम देता हूँ। इस वीक का हमारा जो टारगेट हम लेके चलेंगे, एक तो ये चैप्टर हमें कंप्लीट करना है, इसके अलावा सॉलिड स्टेट जो है वो हमें पूरा फुल डिस्कस कर लेना है। तो जब तक क्या है थोड़े से क्वेश्चन वगैरह नहीं हो जाते उस टॉपिक पे तो लगता नहीं है कि चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो मैंने सॉलिड स्टेट पढ़ाते टाइम तो आपको कुछ भी क्वेश्चन करवाया नहीं, है ना। तो आप आज अच्छे तरीके से कर लो, आप थोड़ा टाइम ज्यादा दे दो, मत पढ़ना आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको सॉलिड स्टेट करना है, 2-3 घंटे जो भी लग जाए, क्योंकि कल हम लोग सॉलिड स्टेट का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं लेवल 2 तक का, क्योंकि लेवल 2 में ज्यादा है नहीं, साफ नहीं करेंगे। हर्षित कुछ कह रहे थे? तो ये जो कंपाउंड्स याद करने एनसीईआरटी वाली देखने है ना कल एक जिनका। हाँ 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 बिल्कुल, वो भी मैं पूरा जब पढ़ा लूंगा चैप्टर उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोलूंगा। तो अभी रुको, ओके सर। सर क्लास नोट्स भेज देना सॉलिड स्टेट के। अभी भेजता हूँ तुरंत, मेरे दिमाग से निकल जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सॉल्विंग कहाँ से करनी है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सॉल्विंग के लिए आपके पास जो मॉड्यूल है ना वहीं से करना है। मॉड्यूल मिला हुआ है इस वाले चैप्टर पे या नहीं, ये बताओ। नहीं मिला सर। नहीं मिला तो एक बार आप बैच कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए, ठीक है। और इस वाले टॉपिक का मॉड्यूल होगा, अगर अरेंज हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं फाइनली पीडीएफ आपको सेंड कर दूँ, या फिर ऐसा करते हैं पीडीएफ तो सेंड कर ही देते हैं, है ना, वो हार्ड कॉपी मिल जाती है तो वहां से कर लेना। सर हार्ड कॉपी में नहीं है चैप्टर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सर थर्ड फेज का लिया है आज ही, तो उसमें नहीं है चैप्टर। किसी ना किसी ने, चलो कोई बात नहीं, मैं इसकी पीडीएफ मंगवा के फिर मैं पीडीएफ सेंड करवाता हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके सर।